क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये शुरुआत से ही ऐसा था या इसकी शुरुआत किसी धमाके से हुई? देखो, शुरुआत में साइंटिस्ट यूनिवर्स की शुरुआत को स्टेडी स्टेट थ्योरी से एक्सप्लेन करते थे, जिसके मुताबिक यूनिवर्स की कोई शुरुआत या अंत नहीं था। ये हमेशा से ही ऐसा था और हमेशा से ही एक्सपेंड कर रहा था और आगे भी करता रहेगा। और यूनिवर्स के एक्सपेंड होने के साथ साथ ये एवरेज डेंसिटी को भी कांस्टेंट रखेगा। मतलब यूनिवर्स का साइज बढ़ने के साथ साथ उसमें मैटर भी बढ़ता जाएगा नई स्टार्स और गैलेक्सी को बनाने के लिए। लेकिन यही 1921 में एडविन हबल ने हबल्स लॉ दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स के एक्सपेंड होने के साथ ही गैलेक्सी एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं। यही नहीं, जो गैलेक्सी हमसे ज्यादा दूर है वो और भी ज्यादा तेजी से हमसे दूर जा रही है। ये लॉ स्टेडी स्टेट थ्योरी को डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, क्योंकि हबल्स लॉ के मुताबिक अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो जरूर उसका एक्सपेंशन किसी पॉइंट से शुरू हुआ होगा, जबकि स्टेडी स्टेट थ्योरी बताती है कि यूनिवर्स का स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं होता। साथ ही स्टेडी स्टेट थ्योरी ये भी बताती है कि यूनिवर्स हमेशा से ही एक जैसा था, लेकिन हबल्स लॉ के मुताबिक यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ साथ उसमें काफी बदलाव भी देखने को मिलते हैं। हबल्स लॉ के बाद साइंटिस्ट का विश्वास स्टेडी स्टेट थ्योरी से हटता जा रहा था और यहीं पर 1931 में एक कैथोलिक प्रीस्ट और बेल्जियम साइंटिस्ट जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी दी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस यूनिवर्स की शुरुआत लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक हॉट और डेंस पॉइंट से हुई थी। इस पॉइंट को प्रिम्यूअल पॉइंट या कॉस्मिक एग कहते हैं। इस पॉइंट में यूनिवर्स का सारा मैटर समाया था, जिसकी वजह से यह बहुत ज्यादा गर्म था। फिर धीरे धीरे कुछ कारणों की वजह से इस पॉइंट से मैटर का एक्सपेंशन शुरू हुआ, लेकिन यह एक्सपेंशन केवल मैटर का नहीं था। इस एक्सपेंशन के साथ स्पेस और टाइम की भी शुरुआत हुई। इसे बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग के होने के शुरुआती पलों तक ये यूनिवर्स इतना गर्म था कि इसमें एटम का फॉर्मेशन नहीं हो सकता था। फिर धीरे धीरे जैसे यूनिवर्स और एक्सपेंड हुआ, वो ठंडा भी होता गया और आइडियल कंडीशन के होने के बाद एटम का फॉर्मेशन भी शुरू हो गया। फिर इन एटम से हमारा यूनिवर्स वैसा बना जैसा हम इसे आज देखते हैं। लेकिन अभी तक बिग बैंग थ्योरी केवल एक हाइपोथेसिस थी। ऐसा असल में हुआ था या नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं था। तो अभी साइंटिस्ट दो दल में बढ़ गए थे, कुछ स्टेडी स्टेट थ्योरी का सपोर्ट कर रहे थे और कुछ बिग बैंग थ्योरी का। लेकिन फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने साइंटिस्ट को बिग बैंग थ्योरी में मानने पर मजबूर कर दिया। यूएसए में न्यू जर्सी के बेल लैब्स में दो रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक्सीडेंटली कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज की। अभी ये क्या है? देखो, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। इस स्पीड से सूरज से निकलने वाली रोशनी 8 मिनट बाद हमारे पास पहुंचती है। मतलब हमें हमेशा 8 मिनट पुराना सूरज दिखता है। ध्रुव तारा जो हमसे 433 लाइट ईयर दूर है, मतलब ध्रुव तारे से निकली हुई लाइट को 433 साल लगते हैं पृथ्वी पर पहुंचने के लिए। जिसका मतलब ये होता है जो ध्रुव तारा हम आज पृथ्वी से देखते हैं वो ध्रुव तारे का 433 साल पुराना वर्जन है। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट पृथ्वी से जितना दूर होगा उससे लाइट को पृथ्वी पर आने में उतना ही टाइम लगेगा, जिससे हमें उस ऑब्जेक्ट का उतना ही साल पुराना वर्जन दिखेगा। इसके बाद हम समझते हैं कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन को। देखो, जब बिग बैंग हुआ था उससे 3,80,000 साल बाद ये यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हुआ था। इससे पहले हॉट प्लाज्मा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की वजह से लाइट फ्रीली ट्रेवल नहीं कर पा रही थी, जिससे ये यूनिवर्स धुंधला दिखाई देता था। 3,80,000 साल बाद जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन एटम बने तो लाइट यूनिवर्स में फ्रीली ट्रेवल कर पाई। ये लाइट इस यूनिवर्स की ओल्डेस्ट लाइट थी, जो पृथ्वी पर पहुंचते वक्त यूनिवर्स के एक्सपैंड होने की वजह से विजिबल रेंज से शिफ्ट होकर माइक्रोवेव रेंज में चली गई। और इस माइक्रोवेव सिग्नल को 1964 में दो रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स ने पकड़ा। इस सिग्नल से हम बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद के यूनिवर्स को देख सकते हैं, जिससे ये साबित हो रहा था कि बिग बैंग असल में हुआ था। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड इतना बड़ा प्रूफ था कि इसके बाद स्टेडी स्टेट थ्योरी का डिक्लाइन शुरू हो गया और बिग बैंग थ्योरी को साइंटिस्ट एज अ मेन थ्योरी की तरह यूज करने लगे, जिससे साइंटिस्ट यूनिवर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करते हैं।